वंश वीमैक इन्वेस्टर। चलो अब अगले मुद्दे पे आते हैं कि सेंसेक्स तो 48,960 पे, इसका मतलब क्या है? चलो दोस्तों, उसके लिए मैं छोटी सी आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। ये इंडेक्स का एक साल का परफॉर्मेंस कैसे बोलेंगे आप? अगर कोई आपको पूछेगा कि जो इंडेक्स एक साल पहले 100 पॉइंट पे था और एक साल के बाद 160 पॉइंट पे, तो एक साल के बाद इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस क्या है, ये किसी को बताना है, तो पता है जवाब दो आते हैं। आइदर आप कहेंगे 60 पॉइंट अप, जस्ट टेल मी क्विकली, तो हम आगे कैलकुलेशन में समझ पाएंगे कि जो इंडेक्स 100 का 160 है तो उसका परफॉर्मेंस कैसे है। तो दो जवाब है, 60 पॉइंट अप या 60% अप। एक्चुअली दोस्तों दोनों ही जवाब सही है कि इंडेक्स 60 पॉइंट भी ऊपर गया है और 60% भी ऊपर गया है। 60 पॉइंट अप ये भी जवाब सही है, 60% अप ये भी जवाब सही है, लेकिन समझने का पॉइंट पे ध्यान दो। इंडेक्स होता है पॉइंट्स में, दिखता है पॉइंट्स में चेंजेस, और इंडेक्स की बातें पॉइंट्स में करना अनेक बार पॉइंटलेस है, क्योंकि पॉइंट्स फैटनेस दिखाती है, फैटनेस। इंडेक्स की बातें हम बहुत कम बार करते हैं परसेंटेज में, लेकिन वही ज्यादा समझने में है दिशा और दशा, दिशा और दशा दिखाने के लिए, क्योंकि परसेंटेज दिखाती है हाइट, पॉइंट्स दिखाता है फैटनेस। तो सोचना 60 पॉइंट अप ये ज्यादा समझदारी का सीन क्रिएट कर रहा है कि 60% अप था ये इंडेक्स विद इन 1 ईयर, ये ज्यादा समझदारी का पार्ट क्रिएट करता है। तो इंडेक्स बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, मार्केट को, इकोनॉमी को, तेजी मंदी को, डायरेक्शन को। व्हाट अबाउट साइज? तेजी मंदी की साइज क्या है, ये कैसे पता चलेंगी, पॉइंट से कि परसेंटेज से? द मेन पॉइंट इज परसेंटेज, इसलिए मैं आपको रिविजिट करवा रहा था वो पॉइंट। नाउ थिंक इट, ट्यूसडे को हम शाम को 8 बजे घर पे आ गए, हमने पक्का याद रखा मंडे का क्लोज 48,000 है। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि आज सेंसेक्स 960 पॉइंट अप है, 2% अप है। ज्यादा पॉइंट किस पे देना है? तो दोस्तों सेंसेक्स आज 2% अप है, इसका मीनिंग क्या है? पहला, सेंसेक्स 2% अप मतलब शेयर मार्केट में तेजी की मंदी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो होप सो जवाब होगा तेजी। जब सेंसेक्स 2% अप है तो इसका मतलब क्या है कि सेंसेक्स की सारी 30 कंपनियों के शेयर के प्राइस ऊपर चल रहे हैं, कि 30 के अंदर के मेजोरिटी स्टॉक के कंपनियों के प्राइस ऊपर चल रहा है। क्या आउटकम निकालेंगे अंडरस्टैंडिंग का? दोस्तों जब सेंसेक्स 2% ऊपर है तो उसका कतई ये मतलब नहीं होगा कि 30 के 30 स्टॉक ऊपर चल रहा है। हुआ तो अच्छा ही, लेकिन इसे होता नहीं जनरली। तो सेंसेक्स 2% ऊपर का मतलब होता है कि सेंसेक्स के मेजोरिटी स्टॉक ऊपर है, हार्डली 17, 18, 20, क्योंकि आपको मैंने पहले दिखाया कि एक स्टॉक का वेटेज रिलायंस और एचडीएफसी का 10-12% वेटेज आता है उसमें, निफ्टी और सेंसेक्स में। क्लियर है? तो सेंसेक्स 2% आपका मतलब है कि सेंसेक्स के सारे 30 स्टॉक ऊपर नहीं है, उसके अंदर के मेजोरिटी स्टॉक ऊपर है। क्लियर अनक्लियर? सेंसेक्स अगर 2% ऊपर है, इसका मतलब है कि सेंसेक्स के मेजोरिटी स्टॉक अप है, स्टॉक मार्केट के मेजोरिटी स्टॉक अप है। क्या क्लियर कर सकते हैं इसमें से बात? सेंसेक्स 2% अप मीन मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 2% अप मतलब सेंसेक्स के अंदर के मेजोरिटी स्टॉक अप या स्टॉक मार्केट के अंदर के मेजोरिटी स्टॉक अप है। क्या पिक्चर क्लियर करके दे सकते हैं ये अपने को? मतलब उसको मैं अगली भाषा में बोलूं तो ऐसा है कि सेंसेक्स 2% अप, इसका ये मतलब है क्या कि सेंसेक्स के 30 में से 21 स्टॉक ऊपर चल रहा है, अथवा शेयर मार्केट के 5,500 में से 3,500 कंपनियों के प्राइस ऊपर चल रहे हैं। ये सेंसेक्स 2% ऊपर से पता चल सकता है क्या? कौन सी चीजें कोरिलेट है, अंडरस्टैंडिंग है? सेंसेक्स 2% अप मतलब सेंसेक्स के मेजोरिटी स्टॉक अप, या स्टॉक मार्केट के 5,500 में से 3,500 कंपनियों के शेयर के प्राइस ऊपर चल रहे तेजी की ओर, इसके संकेत है। सेंसेक्स 2% ऊपर जाने का मतलब सेंसेक्स के 30 स्टॉक तक ही सीमित है, कि स्टॉक मार्केट के पूरे 5,500 स्टॉक तक ये चीज फैलेंगी। 21 स्टॉक अप कि 3,500 स्टॉक अप, इन दोनों में से एक चुनना है आपको फटाफट। 21 की 3,500, नो आइडिया? 21? अरे दोस्तों इसका जवाब 21 भी है और इसका जवाब 3,500 भी है। ये 21 कंपनियों के जो शेयर के प्राइस ऊपर चल रहे हैं, जिससे सेंसेक्स 2% ऊपर है, इससे आपको ये समझ में आता है कि शेयर मार्केट के 3 से 4,000 कंपनियों के शेयर के प्राइस ऊपर चल रहे हैं। अरे इसीलिए तो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स बनाए होते हैं, वो 30 कंपनियों की तेजी मंदी दर्शाने के लिए थोड़ी बनाए होते। 5,000 कंपनियों की तेजी मंदी दर्शाने के लिए स्टॉक मार्केट के इंडेक्स बनाते हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनको 11 को नहीं खेलना है, हमारे 130 करोड़ के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के उनको खेलना है, इसलिए 11 खिलाड़ियों की टीम क्रिकेट में होती है। तो सेंसेक्स में 30 स्टॉक क्यों है? 30 को रिप्रेजेंट नहीं करना है, 5,000 कंपनियों को रिप्रेजेंट करना है। कैसे? साइंटिफिकली बताओ, साइंटिफिकली, टेक्निकली, फंडामेंटली, वेरी क्लोज लुक। यदि डॉलर एप्रिशिएट होता है, मीन्स व्हाट, डॉलर का रेट जो भारत में चल रहा है रुपीज के अगेंस्ट 73, 60, 75, 25, 76, 90, अगले 3-5 दिनों में मान के चलो कि भारत में डॉलर एप्रिशिएट होता है, रुपी डिप्रीशिएट होता है, डॉलर का रेट 73 का 76 होता है, तो दोस्तों इसका परिणाम क्या होता है?
शेयर मार्केट में, शेयर प्राइसेस पे? बोलो फटाफट। डॉलर का रेट बढ़ने का परिणाम क्या होगा शेयर मार्केट पे, करेंसी मार्केट? अनेक बार लोग कहते हैं कमोडिटी करेंसी सीखना नहीं सीखना, स्टॉक मार्केट से ट्रेड होता है कि नहीं होता है। आई डोंट नो, अभी आपको रियलाइज हो जाएगा। दोस्तों, डॉलर का रेट जैसे ही बढ़ेगा 73, 75, 76, आईटी कंपनियों के बिजनेस और शेयर प्राइसेस के लिए ये पॉजिटिव साइन है कि नहीं? क्योंकि भारत की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियां हिंजवड़ी जैसी जगह पे काम करने वाली पूरे देश भर में, इनका अमेरिका से तो इनकम मिनिमम 70% आता है, यूरोप से 20%, 80 to 90% किसी भी इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का बिजनेस आज भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और एक्सपोर्ट से केवल रेवेन्यू नहीं आता, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू डॉलर के कन्वर्जन में आता है। तो जैसे आपका डॉलर 73 का 76 होगा, आपको एटलीस्ट 5-7% मोर क्या सेल्स की मोर नेट प्रॉफिट, मोर सेल्स आएगा कि मोर नेट प्रॉफिट? अब डॉलर का रेट जैसे बढ़ेगा ना, उतना ही सेल्स बढ़ेगा और उतना ही नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ी आपने एम्प्लॉय डिप्लॉय किए करेंसी के रेट बढ़ने के लिए। एंटायरली वो ग्रोथ प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे रेदर देन सेल्स। ट्रू और फॉल्स? अरे करेंसी का रेट 10% बढ़ गया तो डायरेक्टली सेल्स भी 10% बढ़ता है, नफा भी 10% बढ़ता है, बीच में कोई घटी नहीं होंगी। ट्रू और फॉल्स? और इसीलिए दोस्तों, जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा, आईटी स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे कि घटेंगे? बोलो फटाफट। आईटी कंपनियों की शेयर प्राइस बढ़ेंगी कि घटेंगी? यस नो? बढ़ेंगी। कौन से आईटी स्टॉक की प्राइस बढ़ेंगी? इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, जो सेंसेक्स का पार्ट है उनकी, कि मान के चलो एचसीएल टेक, माइंडट्री, परसिस्टेंट जैसी कंपनियां सेंसेक्स निफ्टी का पार्ट नहीं है उनकी? कौन से आईटी स्टॉक की प्राइस बढ़ेंगी डॉलर का रेट बढ़ने से? क्या आप कह रहे हैं कि डॉलर का रेट बढ़ने से आईटी सेक्टर की, भारत की ऑलमोस्ट हर एक कंपनियों की शेयर की प्राइस बढ़ेंगी, भले वो सेंसेक्स निफ्टी में हो या ना हो? तो यही तो बात होती है दोस्तों, कि कैसे सेंसेक्स के 21 स्टॉक की तेजी 3,500 स्टॉक की तेजी को तैयार नहीं करती, रिप्रेजेंट करती है। शब्दों को समझो। 21 स्टॉक की सेंसेक्स की तेजी 3,500 स्टॉक की तेजी को तैयार नहीं करते, रिप्रेजेंट करते। क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ना, ये कौन सी न्यूज है, टेक्निकल की फंडामेंटल? तो जवाब है फंडामेंटल। डॉलर की न्यूज को कौन सा न्यूज कहते हैं? इकोनॉमिक न्यूज की, इंडस्ट्री न्यूज की, कंपनी न्यूज? इंडेक्स को ट्रेड करना, पैसे कमाने, तो उसको समझना भी और प्रिडिक्ट भी करना पड़ेगा। ये पोजीशन से पैसे नहीं आते, प्रिडिक्शन से आते हैं। पी फॉर पोजीशन नहीं, पी फॉर प्रिडिक्शन, देन पी फॉर प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों, डॉलर के रेट ऊपर नीचे, इसको इकोनॉमिक फिगर्स कहते हैं। क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दैट्स व्हाई डॉलर एक इकोनॉमिक न्यूज है, जो किसी एक कंपनी पे नहीं, इकोनॉमी के अनेक सेक्टर पे असर करेंगी। फॉर एग्जांपल, डॉलर का रेट बढ़ने से आईटी कंपनियों के ही शेयर प्राइस बढ़ेंगे कि फार्मा कंपनियों के गिरेंगे? भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे, इनके लिए डॉलर के रेट बढ़ना पॉजिटिव साइन कि नेगेटिव? अरे मेरे दोस्तों, हम दुनिया में नंबर 1-2 पे चल रहे फार्मा एक्सपोर्ट पे। तो यहाँ भी 30 से लेके 17% पार्ट किसी भी आईटी कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है। पूरे अमेरिका में हम नंबर 1 ड्रग सेलर है, अपार्ट फ्रॉम द अमेरिकन कंपनीज इन जेनरिक ड्रग्स। तो इसकी वजह से जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा, वैसे ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों की शेयर प्राइस बढ़ेंगी। और इसीलिए वो 30 कंपनियां ऐसी चुनी जाती है कि वो इकोनॉमी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करे। और जैसे ही वो इकोनॉमी के लिए डिफरेंट सेक्टर से सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी, वो स्टॉक मार्केट की भी 5,000 कंपनियों को रिप्रेजेंट करेंगी। क्योंकि कंपनी न्यूज रिलेटेड टू ओनली कंपनी है, इंडस्ट्री न्यूज रिलेटेड टू ऑल द कंपनी इन द इंडस्ट्री है, और इकोनॉमिक न्यूज ऑल द इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। और इसके वजह से ये वर्क होता है। तो पॉइंट क्या था कि 21 कंपनियां 3,500 कंपनियों के तेजी मंदी को तैयार करती है, कि 21 कंपनियां 3,500 कंपनियों की तेजी को रिप्रेजेंट करती है? तैयार करती है कि रिप्रेजेंट करती है? ये 30 कंपनियां 30 को रिप्रेजेंट करती है कि 5,000 कंपनियों को? कैसे? इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन था। बातें बहुत सारी है, बट समय में बिठाना है। सेकंड यूज, रोहित शर्मा का 2020 का रिटर्न क्या है? अरे 2020 मतलब वो क्रिकेट का नहीं, 2020 वाला। 2020 में रोहित शर्मा ने क्या किया, जैसे लॉकडाउन लग गया ना, वैसे सब लोगों ने शेयर मार्केट में उतरना चालू किया, और इसकी वजह से शेयर मार्केट में हम तेजी आई है, ऐसे अनेक लोग कहते हैं। तो रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट अप्रैल महीने के बाद शेयर मार्केट में एंट्री कर दी, और 9 महीनों में उसका रिटर्न है 14%। तो लगभग 1 लाख के 9 महीने के बाद 1,14,000, 14% रिटर्न। गुड और बैड? दोस्तों, रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट मान के चलो 1 साल में 14% रिटर्न कमाए है। गुड और बैड? स्टॉक मार्केट से आपको पैसे कमाने हैं कि नहीं? पैसे से आपकी उम्मीद है कि नहीं? रिटर्न क्या चाहिए, रुपीज में बोलेंगे कि परसेंटेज में? स्टॉक मार्केट रिटर्न किसमें बोलेंगे, रुपीज में कि परसेंटेज में? अगर उसी 12 महीनों में फिक्स डिपॉजिट का 5.5% रिटर्न आता है, तो रोहित शर्मा अपने रिटर्न को कैसे देख रहा है? गुड बैड?
आई थिंक मेजोरिटी लोग जो हमारे जैसे मिडिल क्लास होते हैं ना, वो 70-80% एफडी से ही पैसे निकाल के शेयर मार्केट में डालते हैं, या एफडी को डालने की बजाय शेयर मार्केट में डालते हैं। तो दे वांट टू बीट ओनली एफडीज कि क्या दे रहा है एसबीआई 5.5%, कॉस्मोस बैंक कितना दे रहा है 7% एक्सेट्रा। तो इज इट गुड रिटर्न कि स्टॉक मार्केट रिटर्न बीट द एफडी? क्लियर नाउ, यदि इन्फ्लेशन 6.5% है तो ये 14% रिटर्न कैसे है कि स्टॉक मार्केट के 14% रिटर्न ने एफडी को बीट करना है कि इन्फ्लेशन को, कि दोनों को? स्टॉक मार्केट से जो हमारी कमाई होती है ना, वो सही है, गलत है, कम है, ज्यादा है, जो कंपैरिजन होगा तो कैसे कंपैरिजन करना है आपको? 5.5% एफडी से ज्यादा बेटर है, इन्फ्लेशन 6.5% से भी बेटर है, या दोनों को क्लब करे तो 12% होता है? तो महंगा भी आपके पैसे को कम करती है ना। तो 12% भी हो गया एफडी प्लस इन्फ्लेशन, तो रिटर्न 14% है। तो रोहित शर्मा का 2020 में शेयर मार्केट का रिटर्न अच्छा कि बुरा? यू हैव टू कंपेयर द रिटर्न्स, यू क्रिएटेड द रिटर्न, नाउ कंपेयर इट। नेक्स्ट थीम क्या है? अरे विराट कोहली भी शेयर मार्केट में उतरा था और उसका तो रिटर्न 2020 के उसी पीरियड में 24% है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, इसमें किसका स्टॉक मार्केट का रिटर्न बेहतर है? वेरी क्विक, हु इज बेटर, विराट और रोहित? तो सिंपल मैथ्स तो कहता है कि विराट कोहली रोहित से बेटर बैटिंग कर रहा है स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स में। क्लियर? तो विराट तो बहुत खुश है रोहित को देख के, इन्फ्लेशन को देख के, एफडी को देख के, लेकिन कुछ जानकार व्यक्ति ने विराट को कुछ वक्त के बाद दिखाया कि विराट देख, अनलॉक लॉक ये क्या है? जब लॉकडाउन लगा था 24 मार्च को, तो निफ्टी 7,500 पे था, और 31 दिसंबर तक अगर तुम्हारे 9 महीने ऐसे गिन रहे हैं, तो उस वक्त निफ्टी का हाईएस्ट आंकड़ा 14,024 था। तो ये जो कुछ भी पॉइंट्स है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें कि निफ्टी इस लॉकडाउन में निफ्टी 7,500 का 14,000 हो गया है। निफ्टी ने 9 महीनों में 86% रिटर्न दिया है। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, इसमें से किसका रिटर्न बेटर है? दोस्तों एक स्टेज है जो किसी भी शेयर मार्केट में उतरने वाले व्यक्ति की डे 1 को नहीं आती, धीरे धीरे आती है, क्योंकि लोग मार्केट में उतरते हैं, सीखते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, धीरे धीरे 6, 12, 18 महीने के बाद कोई कंपेयर करता है अपने रिटर्न्स को, प्रॉफिट हुआ, लॉस हो गया, रुपीज में निकाला, परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 12 महीनों में लेके आ गया। ये कोई लेटेस्ट स्टेज पे लोग ज्यादा करते हैं, फर्स्ट स्टेज पे तो अलग अलग चलता है बातें। तो अभी आपको ये दिखता है कि मेरे पास 3 वर्ड है अभी इसको समझाने के लिए: अंडर परफॉर्मर, मार्केट परफॉर्मर, आउट परफॉर्मर। कौन से रिटर्न है रोहित शर्मा और विराट कोहली के? तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो रिटर्न है ना, वो अंडर परफॉर्मर है। मार्केट 86% ऊपर गया है और इनको तो केवल 14 और 24% रिटर्न मिले हैं, मतलब बहुत ही कम है। दो दे आर प्रॉफिट, दे आर हायर देन एवरेज इन्फ्लेशन, बट स्टॉक मार्केट के पोटेंशियल से इनके रिटर्न काफी कम है। मतलब अभी इनको बहुत सीखना पड़ेगा। और मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, बहुत सीरियस बात बताता हूँ आपको, कि स्टॉक मार्केट में लोग उतरते अकेले अपने पैसे से, अपना दिमाग लगाते, मुझको ऐसे लगता है, तरह तरह की बातें सीखते हैं, अपना वाला ट्रेडिंग और अपना वाला इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको मैं क्या नाम देता हूं, कस्टमाइज ट्रेडिंग पोजीशन स्ट्रेटेजी। तो अपना दिमाग लगा के इतना कस्टमाइज करके आपके रिटर्न कितने? 14-24%। तो जहां निफ्टी 9 महीनों में 86% बढ़ा है, इसका मतलब पता है, निफ्टी एक रेडीमेड बास्केट है। निफ्टी क्या है? रेडीमेड बास्केट है। निफ्टी 50 कंपनी की बनी हुई एक बास्केट अपने आप में जब 86% तेजी में जाती है, तो आप लोग अपना कस्टमाइजेशन क्यों दिखा रहे हैं? अगर आप अपना कस्टमाइजेशन दिखा रहे हैं कि मेरे वाले सेक्टर, मेरे वाली कंपनियां, तो आपके कस्टमाइजेशन के रिटर्न रेडीमेड बास्केट के रिटर्न से कम आने चाहिए कि ज्यादा? मेन पॉइंट टू हाईलाइट, हम अपने स्टॉक, अपना ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, थीम, थेरी, अपनी खुद की मेहनत कर रहे हैं और रिटर्न 14, 24, 30, 40% ला रहे हैं। यहाँ एक रेडीमेड बास्केट आपको 86% रिटर्न दे रही है। व्हाई यू आर डूइंग कस्टमाइजेशन एंड योर कस्टमाइजेशन गिविंग यू ओनली 14, 20, 30% रिटर्न? तो या तो आप अपनी इंप्रूवमेंट करो, या तो फिर रेडीमेड बास्केट में चले जाओ। ट्रू और फॉल्स? तो दोस्तों इसलिए मेन पॉइंट हाईलाइट करना है, इंडेक्स इज अ बेंचमार्क टू कंपेयर यूर एंड आवर परफॉर्मेंस। हम सब लोगों ने बीते 6, 12, 18 महीने में जितने रिटर्न निकाले हैं, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो और उसी पीरियड में सेंसेक्स निफ्टी की परसेंटेज वाइज मूवमेंट देखो और कंपेयर करो, खुद को पहचानो। स्टॉक मार्केट के रिटर्न आए हैं या हमारे खुद के रिटर्न आए हैं? स्टॉक मार्केट के मैचिंग आए हैं कि स्टॉक मार्केट के बीटिंग आए हैं? बीटिंग मतलब निगेटिव की पॉजिटिव, वो भी क्लियर कर लो। अगर मैं स्टॉक मार्केट में 9 महीनों में मेरी पूरी बास्केट तो 125% बढ़ती है, तो स्टॉक मार्केट में मेरे पास कोई नॉलेज है और कस्टमाइजेशन करने का कोई लॉजिक है, ऐसे उसका पार्ट बनता है। तो सेंसेक्स निफ्टी रेडीमेड बास्केट है, वॉट एवर वी डू इट्स अ कस्टमाइज बास्केट है, एंड कस्टमाइज बास्केट हैज टू एंटायरली बीट ऑलवेज टू द इंडेक्स परफॉर्मेंस। ट्रू और फॉल्स? चलो, इंडेक्स के अगले यूजेस क्या है? तेजी से पैसे कमा सकते हैं। इंडेक्स ऊपर गया ना, अभी आप मान के चलो कि सेंसेक्स 52,000 पे है, तो ऑलमोस्ट हो सकता है कि 1-1.5 साल के अंदर सेंसेक्स 60-65,000 पे जाना लॉजिकल है, या अगले 3 सालों में इंडेक्स 1 लाख बनना कोई भी लॉजिकलेस नहीं, 101% वैल्यूएशन बेस्ड गेम है। तो पैसे कैसे आएंगे ना घर पे?
तो इंडेक्स में तेजी करके पैसे कमा सकते हैं। उसका पहला सोर्स है आप इंडेक्स का म्यूचुअल फंड खरीदो। सेंसेक्स निफ्टी के आधार पे हर एक म्यूचुअल फंड हाउसेस के इंडेक्स आते हैं। आपने देखे हैं क्या? आप में से किसी के पास है क्या? लॉकडाउन में पैसे लगाए होते ना 1 लाख रुपए, तो आज तक उसके से 90% रिटर्न आ जाते हैं। 1 लाख के 1,90,000, 10 लाख के 19 लाख हो जाते हैं। सेकंड सॉल्यूशन, एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स फंड आते हैं जो आधुनिक रूप है, छोटे छोटे हिस्से में ले सकते हैं। इक्विटी इंडेक्स फंड में तो क्या आप 5,000 भी डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ चीजें वहां है। बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड इंडेक्स को प्रोसी करेगा, तेजी में उतनी रिटर्न देगा, मंदी में भी उतनी रिटर्न देगा, मैचिंग टू द इंडेक्स मूवमेंट। और छोटे भी यूनिट्स आते हैं, निफ्टी 20, कोटक सेंसेक्स, बैंक 20, ऐसे भी इंडेक्स के यूनिट्स आते हैं। एक एक भी खरीद सकते हैं आप में से किसी के पास है कि नहीं है? तो दिन भर स्टॉक मार्केट की बातें करते रहेंगे, स्टॉक मार्केट बढ़ता रहेगा और हमको लगता है कि बहुत स्टडी कर करके मार्केट में उतरना, अलग पार्ट है, नहीं किया तो भी रेडीमेड थोड़ा थोड़ा आता है ना रिप्रेजेंटेटिव। यार दिमाग से पैसे कमाने, यार फिजिकल तो सर्विस बिजनेस से पैसे कैसे कमाते? सर्विस करो, बिजनेस करो, फिजिकल मेहनत है और थोड़ी मेंटल है। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को पूरा का पूरा 100% या दिमाग लगाना होता है। पैसे पैसे को प्रोड्यूस करता है, उसको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, यदि इंडेक्स के प्राइजेस से और मूवमेंट चाहिए, मतलब इंडेक्स के सिर्फ तेजी से पैसे कमाने हैं क्या, इंडेक्स सिर्फ बढ़ने से पैसे कमाने हैं क्या, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड बाय करना पड़ता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कोटक सेंसेक्स ऐसे बाय करना पड़ता है। इंडेक्स गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं मिलते, ट्रू और फॉल्स? इंडेक्स गिरेगा, इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं मिलेंगे। इंडेक्स बढ़ेगा तो ही पैसे मिलेंगे, म्यूचुअल फंड में जाओ। लेकिन इंडेक्स के तेजी से पैसे कमाने, इंडेक्स गिरने से उसके मंदी से पैसे कमाने, तेजी मंदी कुछ भी हो जाए, समझ में भी ना आ जाए, दोनों में से एक भी हो जाए तभी पैसे कमाने। इंडेक्स की तेजी से पैसे कमाने, इंडेक्स गिरने से पैसे कमाने, तेजी मंदी कुछ भी हो जाए, समझ में आ जाए, समझ में ना आ जाए तभी पैसे कमाने, ऊपर नीचे हो जाए वॉलेटिलिटी उससे पैसे कमाने, इंडेक्स स्टेबल ही रहे तभी पैसे कमाने। यस, इतनी सारी प्राइजेस की दिशा या दशा, आई थिंक लोग तेजी मंदी को दिशा ही कहते हैं और वॉलेटिलिटी और स्टेबिलिटी को दशा कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों वर्ड यूज किए। तेजी मंदी, वॉलेटिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइजेस, इसको कुछ भी बोलो, दिशा और दशा, इन हर चीज के ऊपर आप मंशा रखो कि आपको पैसे मिल सकते हैं। और उसके लिए आपको जहां जाना पड़ेगा, कॉल्ड एज इंडेक्स ट्रेडिंग, तो उस मार्केट का नाम है डेरिवेटिव्स मार्केट। क्लियर? जहां आप इंडेक्स का ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। फ्यूचर्स खरीदना, फ्यूचर शॉर्ट करना, दोनों पॉसिबल है। फ्यूचर बाय तेजी, फ्यूचर शॉर्ट मंदी, कॉल पुट दोनों को खरीद सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, कॉल खरीदना तेजी, पुट खरीदना मंदी। शॉर्ट सेलिंग थोड़ा अलग है, होप सो कि अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। बट इंडेक्स की हर ऊपर नीचे जाने वाले आंकड़े आपके लिए प्रॉफिट का सौदा बन सकती है। इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड के तहत जाओ, म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ, और ट्रेडिंग में आना है तो आप हर फ्लेवर में पैसे कमा सकते हैं, तेजी में, मंदी में, एक्सेट्रा। दोस्तों ये छोटा पॉइंट क्लियर है। इंडेक्स स्टॉक मार्केट के तेजी मंदी को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स हमारे लिए रिटर्न कंपैरिजन का बेंचमार्क बनेगा और नाउ इंडेक्स ट्रेडिंग का पार्ट बनता है।